हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने लोक उपक्रमों में कार्मिक प्रबंध की विस्तार से चर्चा की। लोक उपक्रम क्या होता है, कर्मचारी प्रबंध की भूमिका लोक उपक्रमों में क्या है, भर्ती और चयन के बारे में, भर्ती के सिद्धांत के बारे में। आज हम कार्मिक प्रबंध में एक चीज़ आती है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो कि कार्मिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण स्टेप है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों को देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। उनको उपक्रम के सफल संचालन के लिए सैद्धांतिक, व्यावहारिक योग्यता, व्यावहारिक ज्ञान, योग्यता, कौशल आदि की जानकारी दी जाए। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। इस प्रकार से प्रशिक्षण जो है, कर्मचारियों को किसी काम को विशेष प्रकार से संपन्न करने की ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। जूसियस ने लिखा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु कर्मचारियों की अभिवृत्तियों, निपुणताओं और योग्यताओं में वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार से फिलिप्पो लिखते हैं कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने की एक क्रिया है। तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की योग्यता, कुशलता और ज्ञान में वृद्धि करती है। उपक्रम में नियुक्त जो कर्मचारी हैं, व्यक्ति हैं, उनको योग्यता तो होती है, लेकिन सैद्धांतिक योग्यता से काम नहीं चलता। उनको व्यावहारिक और तकनीकी जानकारी करानी आवश्यक होती है, व्यावहारिक अनुभव कराना आवश्यक हो जाता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को उपक्रम की जो कार्यविधियां हैं, व्यावहारिक ज्ञान है, उसकी जानकारी दी जाती है। भारतीय जो लोक उपक्रमों में संख्या बढ़ती जा रही है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोक उपक्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस वजह से प्रशिक्षण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रशिक्षण कार्मिक प्रबंध विभाग का एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। भर्ती और चयन के बाद उनको उपक्रम की जानकारी के लिए, व्यावहारिक जानकारी के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। इससे कर्मचारियों की योग्यता बढ़ती है और वे अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा कर पाते हैं। प्रशिक्षण केवल नए कर्मचारियों का ही नहीं होता। नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्य पर लगाने से पहले उपक्रम के उद्देश्य, कार्यविधि आदि की जानकारी देना आवश्यक माना जाता है। इसको प्रारंभिक प्रशिक्षण कहते हैं। तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके वजह से तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनको भी नई प्रशिक्षण विधियां इस्तेमाल करके ज्ञान दिया जाता है, अनुभव कराया जाता है। तो लोक उपक्रम ज़्यादा सफलतापूर्वक, ज़्यादा अच्छे प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और वो जो आजकल का जो प्रतिस्पर्धा है, आजकल का जो फास्ट चेंजिंग सिनेरियो है, उसमें सही ढंग से लोक उपक्रम काम कर पाते हैं, विकसित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो प्रशिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक उपक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारी जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहला हम बता सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण देने के लिए जो उद्देश्य माना जाता है, कर्मचारियों को कम से कम समय में कार्य की जो रियल पोजीशन है, वास्तविक परिस्थितियां हैं, उससे परिचय कराना होता है। कार्य पर प्रशिक्षण की स्थिति में कर्मचारी स्वयं सब कार्यों को अपने सामने होता देखता है और सीखता है। कर्मचारी काम भी करता रहता है और प्रशिक्षण भी प्राप्त करता रहता है। इसलिए इसको बहुत सरल, मितव्ययी और कम समय लेने वाली प्रक्रिया माना जाता है। इससे वास्तविक वातावरण की जानकारी भी होती है और कार्य का अभ्यास भी हो जाता है। इस प्रशिक्षण विधि में
प्रशिक्षण पर्यवेक्षकों का दक्ष, निपुण और कुशल होना बहुत आवश्यक होता है, और इससे कोई कार्य में रुकावट आती नहीं है और उत्पादन कम होने की संभावना भी कोई खास नहीं होती। तो कार्य पर प्रशिक्षण अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। दूसरी विधि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में मानी जाती है। शिक्षार्थी प्रशिक्षण जिसको कहा जाता है, ये उन परिस्थितियों में दिया जाता है जहां काम को बारीक रूप से समझना आवश्यक हो जाता है, कार्य की बारीकियां समझना आवश्यक होता है। कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक होता है, वहाँ पर शिक्षार्थी प्रशिक्षण की बात आती है। इसकी प्रशिक्षण अवधि जनरली लंबी होती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना होता है, विकास करना होता है। इस विधि में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को पूर्ण नियोजित कार्य सौंपा जाता है। इस विधि को खर्चीली माना जाता है और इसी कारण से प्रशिक्षणार्थी के ऊपर भी कुछ का कुछ खर्च डाला जाता है और कुछ व्यय उपक्रम के द्वारा भी वहन किया जाता है। शिक्षार्थी अधिनियम 1961 द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में कुछ उपक्रमों के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक भी कर दिया गया है। तो ये शिक्षार्थी प्रशिक्षण है। एक मेथड है जिसको हम द्वार कोष्ठ प्रशिक्षण कहते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहते हैं। इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है कार्यशाला से पृथक रहकर एक अलग ही प्रशिक्षण शाला में प्रदान किया जाता है। इसको द्वार कोष्ठ प्रशिक्षण इसलिए कहा जाता है कि इसमें कार्यशाला से दूर रखकर प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद प्रशिक्षण शाला में कार्यशाला जैसा वातावरण और स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रशिक्षण शाला में उत्पादन के काम आने वाली मशीनें, यंत्र आदि के मॉडल रखे जाते हैं और कुशल प्रबंधक और विशेषज्ञ प्रशिक्षार्थी को इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको रेगुलर कार्य पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये द्वार कोष्ठ प्रशिक्षण वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस प्रकार का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों प्रकार का देने के लिए होता है और ये तकनीकी संस्थाएं और व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर चलाती हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं को भी ज़रूरत होती है और उसमें भी जब प्रोफेशनल योग्यता वाली जो प्रोफेशनल जो संस्थाएं होती हैं, शिक्षण संस्थाएं प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाली, वो और जब उपक्रम मिलकर चलाते हैं तो इस प्रकार की संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें सैद्धांतिक शिक्षा भी दी जाती है और फिर संस्थाओं में उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि दोनों में संतुलन बनाया जाए। और इसमें समय अधिक लगता है, थोड़ी सी लंबी भी मानी जाती है, लेकिन जटिल तकनीकी कार्यों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत उचित माना गया है। प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग, इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं और भिन्न भिन्न कार्यों का प्रशिक्षण भिन्न भिन्न केंद्रों के द्वारा, प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इसको तकनीकी प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इसमें नए और पुराने सभी कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है और ये बड़े बड़े उपक्रम इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र स्वयं चलाते हैं। इसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम रहता है और इससे दिन प्रतिदिन के रूटीन के कामों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। तो ये प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण था। व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, ये बहुत पुराना प्राचीन तरीका है लेक्चर देने का, लेक्चर देकर ट्रेनिंग देने का, और ये अभी भी उसी प्रकार से जारी है। विभिन्न स्तर के प्रबंधकों को व्याख्यान के द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाती है और इसमें ये ज़रूर है कि इसमें जो लेक्चर देने वाले व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल प्रभावी होना चाहिए, तभी वो सही ढंग से सारी बातें समझा पाता है
कुशलतापूर्वक अपनी बात अगर कह पाए और उसी प्रकार से अगर प्रशिक्षण लेने वाले के पास वो जानकारी पहुंच जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए और विषय सामग्री की गहन जानकारी भी होनी चाहिए, तभी इस प्रकार की सैद्धांतिक जानकारी दी जा सकती है। तो लेक्चर मेथड भी ट्रेनिंग का एक मेथड है। समूह परिचर्चा या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन के नाम से भी जानते हैं, ये आज वर्तमान समय में प्रचलित एक नए प्रकार की विधि है, मेथड है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे समूहों में प्रशिक्षणार्थियों को बांटा जाता है और उसके साथ साथ कुछ विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को भी साथ में रखा जाता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को उपक्रम के उद्देश्यों, कार्यविधि, उत्पादन तकनीकों और समस्याओं और उसके समाधान की तकनीकी की जानकारी, कार्यक्रमों की जानकारी आदि देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और समय समय पर प्रशिक्षणार्थियों को उनकी समस्याओं और समाधान के बारे में भी जिक्र किया जाता है। ये एक अत्यंत उपयोगी कार्यविधि भी मानी जाती है प्रशिक्षण के लिए। तो ये समूह परिचर्चा या ग्रुप डिस्कशंस के नाम से है। कॉन्फ्रेंस मेथड या सम्मेलन विधि, इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रबंधकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित एक तरीका है कॉन्फ्रेंस का। इसमें सामूहिक विचार विमर्श और सूचनाओं के आदान प्रदान का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रबंधकों को, विभिन्न वर्गों के प्रबंधकों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाता है। सम्मेलन में सभी प्रबंधकों को अपने अनुभव, दृष्टिकोण और विचार प्रकट करने की स्वायत्तता प्रदान की जाती है और सभी अपने अपने विचार, अनुभवों को रखते हैं और इससे प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होते हैं। इसके कॉन्फ्रेंसेस के सफल संचालन के लिए भाग लेने वाले सभी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श भी करते हैं ताकि उन सब चीज़ों से लाभ मिल सके कर्मचारियों को भी और उपक्रमों को भी। तो ये कॉन्फ्रेंस मेथड है। समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड, इस विधि द्वारा लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रकार की समस्या और उसके तथ्य हैं, उसके संबंध में प्रशिक्षणार्थी को समझाया जाता है। पर्टिकुलर केसेस के बारे में स्टडी किया जाता है और गहन अध्ययन और विश्लेषण कर इसे हल करने का उपाय बताया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में निर्णयन और संप्रेषण की योग्यता बढ़ती है और उसको जानकारी मिलती है प्रशिक्षणार्थी को कि इस समस्या को हल करने के लिए जो जितने विकल्प उपलब्ध हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, उचित होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में जो प्रबंधक हैं दूसरे विभाग के प्रबंधकों के विचारों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं और इससे पारस्परिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो ये समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। अब बात आती है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्लेइंग मेथड। लोक उपक्रमों में कार्मिक प्रशिक्षण के लिए इस विधि का काफ़ी यूज़ किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को एक भूमिका निभाने का दायित्व दिया जाता है और प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी को समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन करता है, निर्देश देता रहता है और कर्मचारी अपनी त्रुटियों का पता लगा लेता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के बाद काफ़ी सतर्क होकर प्रशिक्षणार्थी कार्य कर सकता है। तो ये भूमिका निर्वाह विधि कही जाती है, रोल प्लेइंग मेथड कहा जाता है। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें प्रशिक्षक स्वयं काम करके प्रशिक्षणार्थी को दिखाता है और अपने सामने काम होता देखकर प्रशिक्षणार्थी सही ढंग से समझ पाता है। कोई भी उसको समस्या आती है या शंका होती है तो प्रशिक्षक उसका समाधान करने का प्रयास करता है, समाधान करता है। और इस प्रकार के ट्रेनिंग मेथड में, प्रदर्शन विधि में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पर्यवेक्षक स्तर के नीचे के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन केवल इसी विधि का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं माना जाता। इसके साथ साथ अन्य प्रशिक्षण विधियों को भी काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला प्रशिक्षण, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, ये भी एक प्रकार का बहुत गहन प्रशिक्षण की एक विधि मानी जाती है।
इसमें मध्यम और निम्न वर्गीय प्रबंधकों के प्रशिक्षण की जो उसके दृष्टिकोण से उचित इसको माना जाता है। इसमें प्रबंधक अपने स्वयं के और अन्य प्रबंधकों के ज्ञान और समझ में वृद्धि करने का प्रयास करता है। इससे उनके नेतृत्व के गुणों का विकास होता है और पारस्परिक वैयक्तिक प्रभावशीलता भी बढ़ती है। तो ये प्रयोगशाला प्रशिक्षण विधि मानी जाती है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। एक है इन बास्केट विधि, इन बास्केट मेथड। ये भूमिका निर्वाह विधि और जो केस स्टडी मेथड है उसका कॉम्बिनेशन है, मिला जुला रूप है। इसमें प्रशिक्षणार्थी को एक टोकरी दी जाती है जिसमें उपक्रम से संबंधित समस्याएं, उसके तथ्य, विवरण और पत्र व्यवहार आदि होते हैं। इसमें विभिन्न समस्याओं और उसके तथ्यों को रखा जाता है और प्रशिक्षणार्थी को निश्चित समय में इन प्रपत्रों की सहायता से विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। और ये सभी के लिए एक उचित प्रकार की इन बास्केट मेथड कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो प्रशिक्षण विधियां हैं वो काम में ली जा सकती हैं। एक अच्छी हो तो एक, नहीं तो एक से अधिक प्रशिक्षण विधि भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए काम में ली जा सकती हैं।